हमारा जो मातृभाषा का विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। इतना मेरा आप सबसे निवेदन था। धन्यवाद। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार, पंजाबी विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो। जो अज का मुख्य विषय है जिसके बारे असी विचार चर्चा कर रहे हैं, सब तो पहली गल तो कि सानू साडा जिहड़ा भाषावां दे प्रति जिहड़ा अकैडमिक इंस्टीट्यूट ने उन्हां दी की कंट्रीब्यूशन हुण तक रही, उहदे थ्रैटिकल परसपैक्टिव तो मैं गल करांगा कि भाषावां दा जिहड़ा थ्रैटिकल बेस की सी पहलों तो थोड़ा जिहा मैं 5 मिनट थोड़ी जी हिस्टरी दसना चाहुंदा कि जदों साडे कोल निकल्स, कॉपरिकॉन्स ते न्यूटन की खोज आउंदी आ, उहदे नाल की हुंदा कि साडे कोल वो इनलाइटनमेंट नूं एक वड्डी डाइट दिंदे ने ये दोने तिन्ने बंदे। उहदे नाल की होया कि विश्व दे विच एक खास तरह का साइंटिफिक टैंपरामेंट दे नाल चीज़ां नूं देखना शुरू होया, जिहदे विचों भाषा भी एक वड्डा रूप बन के आई। जदों असी मात भाषावां की गल करते हैं या उत्थों दियां कोई भी रीजनल लैंगुएज आ जिहड़ी, ये हुण इस दौर दे विच इन्हां दे बारे च विचार चर्चा या इंटरनेशनल डे मनाउण दी सानू लोड़ क्यों पै गई? क्योंकि साडे कोल जिहड़ा इन्ना वड्डा इतिहास सी साडे कोल, जिहदे विचों जे मैं भारती भाषावां की गल करदा हां तो साडे कोल व्याकरणिक चिंतन सी, न्याय अते वेदांता चिंतन सी, अलंकार शास्त्र सी, साहित्य शास्त्र सी। उस तो बाद जिवें प्रोफैसर बेदी होना ने गल की अष्टाध्याय खास करके जिन्हों कातियन ने उहदे ते प्रोज लिखी पूरी दी पूरी, पतंजलि ने जिहड़ा सी वो पाणिनि ते कातियन ते महाभाष्य टीका जिहड़ा उहदा कीता। उहदे नाल की होया कि भर्तृहरि दा वाक्यापदी या नकेश भट्ट दा रचना स्फोटवाद ते 6वीं 7वीं सदी च आके ये जिहड़ा डाउनफॉल जिहड़ा साडे शुरू हुंदा है। उहदे नाल जदों भारती दर्शन दीयां जिहड़ियां संप्रदावां सी, जैमिनी दा मीमांसा सूत्र, कुमराल भट्ट दे प्रभाकर वाद ते प्रतिवाद, योग संप्रदाय दा योग सूत्र, न्याय दर्शन, विशेषक दर्शन, भाषा ते अर्थ की समस्या जिहड़ी सी, ये सारा कुछ होण दे नाल जिवें बोध दे विच जिहड़े रैशनलिस्ट साडे कोल नागार्जुन ते दिंग नाग जिहड़े आउंदे आ, जिन्हां दे बेस्ड सैस्यूर ने विश्व भर दे विच अपना स्ट्रक्चरलिज्म जिहड़ा लागू कीता। सब तो मैं समझदा साडे इतिहास दे विच सब तो वड्डी कि असी अपने सूत्रां नूं आइडेंटिफाई करके थ्योरी नहीं बिल्ड कर सके। उहदे करके सैस्यूर ने उहदे उपर सारे दा सारा थीसिस, जिन्हों कि अगे दरीदा जिहड़ा आ वो भर्तृहरि दे थीसिस दे राही तोड़न की कोशिश करता है या तोड़दा है। उत्थे क्योंकि जिहड़ी साडे कोल भाषा की मौलिकता आ, साडियां जिहड़ियां डायलैक्ट्स ने, इन्हां डायलैक्ट्स की जिहड़ी मौलिकता ते उहदा यूनीवर्सलाइजेशन बनाउणा है, उहदी सिद्धांतकी हुण तक नहीं बन सकी। और ये दोष मैं साडे अकैडमिक इंस्टीट्यूट्स नूं करना चाहुंदा, क्योंकि जिहड़ा शब्द ते अर्थ का जिहड़ा कंसर्न आ वो साडे कोल समाज या सभ्याचार दे नाल जोड़ के हुण तक गल होई। जे मैं पंजाबी दे संदर्भ च दवां तो हुण तक इहदा जिहड़ी गल यूनैस्को ने थ्रैट देना पिया कि पंजाबी आउण वाले 50 सालां च खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो गल उहदे कल्चरल आसपैक्ट दे विचों लई गई है। जे वो गल उहदे पंजाब या सप्त सिंधु दे अध्यात्मक पक्ष दे विचों जे लई जावे ते पंजाबी नूं कोई खतरा नहीं आउण वाली, जिन्ना चिर तक कि ये दुनिया इत्थे है। प्रॉब्लम की हुई कि असी अपने थॉट नूं बिल्ड करके असी ऊपर लैके नहीं जा सके, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी जे पंजाबी दे संदर्भ दे विच प्रचलित जिहड़ी पंजाबी भाषाई सरोकार सी, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ अर्थ,
ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਨੰਬਰ 3, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਤਣਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 4, ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਪੋਇਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ। ਨੰਬਰ 6, ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਨੰਬਰ 7, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 8, ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੱਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਏਕਮਕਾਰ ਤੇ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਸਿਊਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्षमा करेंगे संक्षिप्त में अपनी। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी टिप्पणी मैं इसके साथ करना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। सबसे पहले प्रोफेसर बेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा इन्होंने अपने लेक्चर के जरिए भी। और परिचय जो आई एम डॉक्टर परमजीत कौर सिद्धू फ्रॉम पंजाबी डिपार्टमेंट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। डॉक्टर बेदी जी की कंट्रीब्यूशन इसलिए भी मैं सराहना करनी चाहती हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे लगता है कि जो भाषा वाले लोग थे शायद इन्हीं के कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषाओं को जो स्पेशल इसकी तरफ ध्यान दिया गया है। डॉक्टर परवीन ने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही है, डॉक्टर साहब ने भी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात कही है। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, ये तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। एक्चुअली हमारे अंदर जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषा हम बोलने वाले लोग हैं, हमारे अंदर जो कम्प्लेक्स है, हमें मुझे लगता है उस कम्प्लेक्स को भी निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हमारे पंजाबी वाले ऐसी सारी रीजनल लैंग्वेजेस के टीचर्स की ये हालत है कि घरों में बच्चों के साथ पंजाबी बोलना उसको घटिया समझा जाता है। हमें हमारे अंदर ये भावना बुरी तरह संचार कर चुकी है। हमें लगता है जो इंग्लिश बोलता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में जो ज्ञान विज्ञान है, नए युग का ज्ञान विज्ञान है, उसको पढ़ने की, उसको समझने की हमारी भाषाओं में समर्था नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास जैसे पंजाबी की बात हो रही थी, बेदी साहब भी कह रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब जैसी टेक्स्ट है, ऋग्वेद जैसी टेक्स्ट है, ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये भी पंजाबी है। संस्कृत उस टाइम की पंजाबी है, उस समय की पंजाबी है। सो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे, ये कुठियाला जी के ज़रिए मेरी रिक्वेस्ट भी है
कि हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो स्कूल में पंजाबी पढ़ना चाहते हैं। हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है पंजाबी को। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर टीचर अवेलेबल नहीं है। इवन कॉलेजेस में 2-2, 3-3 साल बच्चे बिना टीचर के पंजाबी पढ़ रहे हैं। इस तरफ भी इवन एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि रीजनल लैंग्वेजेस के टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। इस तरफ भी ध्यान दिया जाए और ज़्यादा दायित्व हमारा बनता है। हम ये कम्प्लेक्स जो हमारे क्षेत्रीय भाषा वाले लोगों में है उसको निकाला जाए। धन्यवाद। रवि मंजुल जी ऑनलाइन वो हैंड रेज हाथ उठा रहे थे बात करने के लिए। रवि मंजुल जी, जी आप अपनी बात। धन्यवाद साहब। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे पोस्टेड हूँ। मेरा वैसे शोध का विषय जियोलॉजी है, पर वैसे लैंग्वेज और हिस्ट्री के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। एक कोट आता है कि यू नेवर नो व्हेन लैंग्वेज बैरियर्स बिकम कॉमनल फ्रंटियर्स, कि ये नहीं पता चलता है कि कब भाषा को लेकर झगड़े ऐसे बढ़ जाते हैं कि वो सांप्रदायिक बन जाते हैं। थोड़ा मेरे को अभी भी देखने को मिला कि एक बार पंजाबी शुरू हुई, इंग्लिश आई, संस्कृत की टिप्पणी हुई, इतनी तक बात हो गई कि वैदिक काल के अंदर जो संस्कृत थी वो पंजाबी थी। मैं रिगार्डलेस जो भी कॉमन्स हैं, मेरा प्रश्न बेदी साहब आपसे आता है। आपने एक पॉइंट रखा जिसके अंदर आप एक तरफ कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि हिंदी पर शोध हो क्योंकि रिसर्च मटेरियल नहीं मिलता। मैम जैसे कह रही थी कि इंग्लिश को इतना अच्छा क्यों माना जाता है, वो इसलिए भी है क्योंकि कंटेम्प्रेरी क्योंकि ये भी है कि कंटेम्प्रेरी साइंस जो है वो अंग्रेजी में हो रही है, तो एक बैरियर वो भी बनता है। फिर इस वजह से रिसर्च भी अच्छी हो रही है। दूसरी चीज़ जैसे आपने कही कि हिंदी में और रिसर्च होना चाहिए, और आपने एट द सेम टाइम आपने ये भी बोला कि लोकल लैंग्वेजेस पे भी पुश होना चाहिए। इस देश को आज़ाद हो, हम इस साल 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इन 75 सालों के अंदर हमने हिंदी, पंजाबी और हिंदी के अन्य द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ झगड़े देखे हैं, और वो झगड़े इतने बड़े हो गए हैं कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स की तरफ बढ़ गए। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदी को डेवलप किया जाए एज अ लैंग्वेज, एज अ प्रॉपर ऑल्टरनेटिव, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो एक तरफ हम चाह रहे हैं कि एका बने, दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि बाकी सारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम पुश करें। लोकल लैंग्वेजेस को पुश करने से शायद वो भी कॉमनल फ्रंट्स बन सकते हैं, और हिंदी भाषा का हमने देखा है, हिंदी भाषा को पुश करने के लिए कॉमनल फ्रंट्स बने हैं। बड़ी एक थिन लाइन है उसके बीच में, उस बारे में मैं चाहूँगा कि आप क्या बताना चाहें। देखिए, भारतीय संविधान में ना केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहा गया। हिंदी के दायित्व आए, और सबसे बड़ा जो दायित्व है ना वो है संपर्क भाषा हिंदी। अब ये जो लिंक लैंग्वेज है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है भारतीय भाषाओं, मातृभाषाओं, बोलियों के बीच। राजस्थान के कठिन से कठिन शब्द जब बालिका बधू सीरियल में आते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। कारण क्या था कि हिंदी लिंक लैंग्वेज के रूप में वो भूमिका निभा रही थी। दूसरी बात, भारतीय भाषाएं हिंदी की पूरक भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं का विकास हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप छोटी सी उदाहरण देखिए कि हिंदी के बिना
अब इस देश की राजनीति भी नहीं चल सकती। मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको एक पत्रकार सम्मेलन में पूछा गया कि आप बनना तो प्रधानमंत्री चाहते थे पर बन गए आप राष्ट्रपति, कोई खास कारण? कहते खास कारण ये है कि मुझे हिंदी नहीं आती थी बोलनी बहुत अच्छी। कहते इसलिए मुझे हमेशा डर लगता रहता था कि पूरा भारतवर्ष हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कहीं इस बात में मेरे अंदर एक ये खला पैदा हुआ। दूसरी तरफ देखिए कि हिंदी किसी भारतीय भाषा की विरोध में नहीं है, किसी क्षेत्रीय भाषा के विरोध में नहीं है। आज पूरा राष्ट्र कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अगर आपको हिंदी आती है, आप कहीं भी चले जाओ, आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं। मैं पीछे दक्षिण में गया, मेरे मन में भी था पता नहीं दक्षिण वाले कैसा हिंदी के साथ व्यवहार करते हैं। तो वहाँ एक मंच पे बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति ने कहा जी कि बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदी के अध्यापक नहीं मिलते। तो वहाँ जो शिक्षा मंत्री वहाँ के तमिलनाडु के कर रहे थे प्रिजाइड, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बेदी को एक सुझाव देता हूँ, अगर हिंदी के अध्यापक नहीं मिलते तो हमारे प्रांत में से लेकर जाएं, हमारे पास बहुत हिंदी के अध्यापक हैं। अब इस देश की फिजा बदल रही है, चाहे वो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति के कारण, चाहे लोगों में जागरूकता के कारण। और जब किसी राष्ट्र का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इतनी बढ़िया हिंदी में वो विदेशी जो मेहमान हैं उनके साथ बात करते हैं, तो आप भारतीय भाषाओं का, हिंदी का एक दृष्टिकोण देखिए। इसलिए हिंदी भारत की पहचान है। हिंदी के बिना इस देश को नहीं समझा जा सकता। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं के बिना इतने बड़े राष्ट्र की संस्कृति को, इतिहास को, परंपरा को, विरासत को, अतीत को हम नहीं समझ सकते। इसलिए हिंदी के साथ साथ एक जो मैत्री भाव है भारतीय भाषाओं का, वो सचमुच इस देश की सांस्कृतिक विरासत है। आज पूरा अब हिंदी जो है ना, वो विश्व की ज़रूरत बनती जा रही है। अब विश्व का काम भी हिंदी के बिना चलने वाला नहीं। अंतिम बात बड़ी आप सुनो, ओबामा जब राष्ट्रपति बने, बहुत बड़ा पत्रकार, विश्व स्तर के पत्रकार इकट्ठे हुए। ओबामा से 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि इतने बड़े राष्ट्र की पहले नागरिक आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी के साथ खाना खाना चाहता हूँ। गांधी जी तो चले गए। कहने का अर्थ ये था कि मैं गांधी जी की नीतियों का अनुसरण करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप इस उम्र में सीखना क्या चाहते हैं? ओबामा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड चुप रहे और बाद में कहा कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि हिंदी किस स्तर पर पूरे विश्व में, भारत में, एशिया के देशों में, या भारतीय भाषाएं किस तरह से अपना वर्चस्व कायम कर रही है, ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऑनलाइन आप लोग हाथ उठा रहे थे। हाँ, एक एक कर अपनी बात रखिए। सर, हमें इजाज़त मिलेगी सर? जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सर, मैं सुशील सिंह, मैं विभाग अध्यक्ष है पत्रकारिता विभाग, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैं सुशील सिंह बोल रहा हूँ सर। सर, आज के दिन में मैं
3 भाषाएं बोलता हूँ, लिखता हूँ, अंग्रेजी, हिंदी और मणिपुरी में। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ सर, पूर्वोत्तर राज्यों से। सर मेरा मानना ये है कि हम लोगों को बचपन से इंग्लिश में बोलने का, सीखने का जो आदत डाला गया है, और आज हम हिंदी मतलब अंग्रेजी बोल रहे हैं या अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो जो आदत जो डाला गया है, अगर आज की हमारे जो बच्चों को, आज के जो देश के बच्चों को अगर हम इसको हिंदी में बोलने का, लिखने का आदत डालेंगे, तो एक दिन सर हम लोग इसमें हम सारे कर पाएंगे। सर ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर हमने हिंदी में बोल दिया तो अंग्रेजी नहीं आएंगे या लोकल भाषा नहीं आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, हमें सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना, ऐसे मतलब कोई ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाषा तो भाषा ही है सर। तो भाषा को हमें वो करने के लिए हमें इसको पढ़ने का, समझने का क्षमता तो है ही हम सब में। तो सर मुझे नहीं लगता कि हिंदी अगर वो करेंगे तो हम बाकी सारी भाषाएं भूल जाएंगे या इसको वो करेंगे। तो ये सर अच्छी बात है कि हम जो हमारे सीखने का और पढ़ने का जो आदत है जो है, हम इसको हिंदी में डालें। तो ये मतलब इसके ये मेरे परिवार है, ये मेरा वो है, आपसे वो है, आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार फ्रॉम बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी कानपुर कलान, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत। मेरे साथ प्रोफेसर रविभूषण जी हैं। हमारे यूनिवर्सिटी एक इंटरेस्टिंग काम किया है हरियाणा की भाषा के बारे में, वो पब्लिश भी किया है। मैं 2-3 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे प्रोफेसर रविभूषण जी। नमस्कार सर। हमें पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट है, भाषा संस्थान वडोदरा में स्थापित है, उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला था। तो ये जो प्रोजेक्ट था पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मैं कहूँ तो ग्रेजुएशन के बाद पहला ऐसा भारतीय सर्वेक्षण है जो भारतीय भाषाओं के ऊपर किया गया। और ओरिएंट ब्लैक स्वान जो पब्लिशर है, दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट था कि हर स्टेट पे, हर राज्य की जो भाषा है उसके ऊपर एक वॉल्यूम निकालने का। हमें हरियाणा की जो वॉल्यूम है, हरियाणा राज्य की वॉल्यूम, उसको निकालने का, उसको हमें, मुझे और डॉक्टर डेजी दोनों को मिलके उसको को ट्रांसलेट करने का मौका मिला था। तो उस ट्रांसलेशन करने के दौरान मुझे पता लगा कि हरियाणवी जो भाषा है उसका तो इतना समृद्ध इतिहास मैं कहूँ, उसका लिटरेचर कहूँ, और उसकी जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक एक महत्ता है वो हमको देखने को मिली थी। और इसके दौरान फिर हमने देखा कि मेवाती, पौरवी, अहिरवाती, बांगरू, इन सब जो, जिनको हम बोली कह के डाल देते हैं कहीं ना कहीं, वो अपने आप में समृद्ध भाषा है। तो ये बोली और भाषा का जो एक विवाद सा था, इसमें भी कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ समझने को मिला इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान। तो एक तो ये प्रोजेक्ट था जो हमने किया था ओरिएंट ब्लैक स्वान और पीएलएसआई के साथ मिलकर हरियाणवी भाषा के ऊपर। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, मुझे मौका दिया है हमारे माननीय कुलपति महोदय ने बोलने का, तो हम अंग्रेजी विभाग में भगत पूर सिंह महिला विश्वविद्यालय में हरियाणवी भाषा को प्रमोट करने के लिए कम से कम 3 या 4 हमारे पीएचडी शोध हैं पंडित लक्ष्मी चंद पे, और बाकी जो हमारे गायक हुए हैं और जो हमारे जो हरियाणवी फोक थिएटर को लेके उस पर काम हम कर चुके हैं और काम चल रहा है। तो हमारे लिए बड़ा एक रोमांचित विषय था ये कि हरियाणवी भाषा का इतना विशाल एक अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो हिंदी भाषा से भी पुराना इतिहास है हरियाणवी भाषा का, जिसमें शब्द आपको तुर्की से लेके और कितनी विश्व की भाषाओं के शब्द हरियाणा में मिलते हैं। यही मुझे कहना था, सर ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। राम राम सर। जी, सुपवा से माननीय कुलपति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी माइक म्यूट है सर। अभी ठीक है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, स्वागत है सर। अभी ठीक है सर आवाज? जी बिल्कुल क्लियर है सर। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरी ओर से प्रणाम और मातृभाषा दिवस के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी हरियाणवी भाषा के बारे में बात हो रही थी।
मेरा जन्म स्थान तो दिल्ली है, लेकिन मेरे पूर्वज जो हैं कभी हरियाणा से दिल्ली माइग्रेट किए थे। इस भाषा में जो रस है, जो वीरता है और जो कला है, वो अद्भुत है। मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, फिल्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस भाषा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है कि 1980 के दशक में भाषाओं को लेकर एक सुनामी आई थी, जहां 2 महाकाव्य बने थे, रामायण और महाभारत। इन दोनों धारावाहिकों ने भाषा को लेकर एक तूफान इस देश में लेकर आया था, जहां नए शब्दों का उच्चारण लोगों तक पहुंचा। माताश्री, पिताश्री, तातश्री, ये जो शब्द थे, ये मुझे लगता है कि हमारा जो इतिहास है उससे जुड़े हुए थे और काफी समय तक इनका उपयोग जो है जनता ने किया, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि हरियाणा के अंदर, वैसे मैंने बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम अटेंड किए हैं जहां पे रामायण और महाभारत जो है एक पाठ्यक्रम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ भाषा को आगे बढ़ाने का माध्यम जो है, दोनों महाकाव्य जो है पाठ्यक्रम में किया जाए और ये देख के आदमी जल्दी सीखता है। तो इनको अगर एक पीरियड जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, नीचे के लेवल पे अगर इनका प्रयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि भाषा को आगे बढ़ाने का, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा उपयोग। धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चर्चा सत्र यहीं समाप्त की जाती है। चर्चा सत्र के बाद हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर हरमिंदर सिंह जी बेदी इस विमर्श में प्रत्यक्ष उपस्थित बंधुवर एवं आभासी माध्यमों से जुड़े हमारे विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति, प्राचार्य महोदय, अध्यापक गण, अधिकारीगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही विद्वतापूर्ण एक विमर्श आज हुआ है। प्रोफेसर बेदी ने मातृभाषाओं के विषय को हमारे सम्मुख रखा, संपूर्णता से रखा और भाषा का क्या महत्व है जीवन में उसको भी बताया। अपने विद्वान पार्टिसिपेंट्स ने इस पे अपने अपने विचार भी दिए। अंग्रेजी के कारण से भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर क्या कुप्रभाव है, संस्कृत भाषा किस प्रकार से विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, उसको भी रेखांकित किया गया। पंजाबी भाषा में विकास के लिए क्या समस्याएं रही और क्या करना चाहिए उस पर भी बातचीत हुई। और हरियाणा में भाषाओं की क्या स्थिति, उसकी किस तरह से
उसका साहित्य समृद्ध साहित्य है, ये भी बात सामने आई। परंतु मैं हैरान नहीं हूं एक बात से, हालांकि प्रयास हमारा था कि मातृभाषा दिवस को जब हम एक संवाद बनाएं तो वो हिंदी वर्सेस अन्य भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी और हिंदी इस पे आकर क्यों अटक जाता है। जब भी भाषा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इस मायाजाल से निकल नहीं पा रहे, और वर्षों से हो रहा है, 50 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं। भाषा की बात करिए, हिब्रू की बात करिए, वापिस आकर के हिंदी इंग्लिश पे आ जाती है। संस्कृत के व्याकरण की बात करिए, बात जाकर के इंग्लिश और हिंदी की आ जाती है। कहीं हमारे देश का जो बौद्धिक वर्ग है, जो आज इस विमर्श में जुड़ा हुआ है, उसको ये बड़ी सोचने की बात है, चिंता की बात है कि 50, 60, 70, 75 वर्षों में हम इस विमर्श में आगे क्यों नहीं बढ़े। अगर आप संविधान सभा की जो विमर्श हुआ भाषा के बारे में, उसमें उसको पढ़ें और आज के विमर्श को देखें तो आप पाएंगे कि हमने बहुत ज़्यादा बौद्धिक विकास, विषय का विकास हमने नहीं किया है। जबकि समानांतर रूप से आप देखें तो व्यवहारिक पक्ष में हमारी भारतीय भाषाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, जिसका पंकज जी ने टेक्नोलॉजी को दोष देने का प्रयास किया। मुझे लगता है हमको ये भी देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और विशेषकर ये जो तथाकथित सोशल मीडिया कहा जाता है, इसके माध्यम से भारतीय भाषाओं का कितना विकास हुआ, कितनी प्रचलित हुई। आज किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो टेलीविज़न आधारित प्लेटफॉर्म हो, मंच हो, या सोशल मीडिया का मंच हो, उसको भारतीय भाषाओं में आपको कीबोर्ड देना ही पड़ता है। उसका अनुवाद का प्रक्रिया आपको देनी ही पड़ती है। ये सब कैसे हुआ? हमारे बावजूद हुआ। दिस हैपन डिस्पाइट आवर ऑल एफर्ट्स टू ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू क्रिएट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हमारी टेक्नोलॉजी ने दिए हैं, और वो उनका शायद प्रेरणा, शायद उनका व्यापार रहा, क्योंकि उनको तो व्यापार देखना है कि हमें कितने से ज़्यादा लोग मिले। ये बात हमको थोड़ा देखने की बात है। जब हम भाषा के विषय में बात करें, खासकर भाषा के जो विज्ञानी हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, और जो भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, उनको कहीं, जैसे कि प्रोफेसर बेदी के उसमें कहीं ना कहीं आप इस लूप में फंसने की बात से निकलते हुए दिखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, परंतु हम लोग शायद इसी में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि मातृभाषा दिवस के दिन हमको ये बात करनी चाहिए कि हम मातृभाषा इसको क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते, या मौलिक भाषा क्यों नहीं कहते। शायद हम इसलिए कहते हैं कि जो भाषा हमको माँ और माँ का वातावरण सिखाता है वो मातृभाषा है, और वो कोई भाषा स्पेसिफिक भाषा नहीं है। हर माँ की अपनी भाषा है। जैसे हर बच्चा रोने के अपने अंदाज से माँ को बताता है कि मुझे दूध चाहिए या मैं मस्ती में रो रहा हूँ, उसी तरह से माँ भी बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाती है। और वो, अगर आप कंप्यूटर की समानांतर उदाहरण लें तो जिस प्रकार एक कंप्यूटर जो है, उसका जो मदरबोर्ड और उसका जो CPU आता है वो ब्लैंक आता है, उसमें हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ प्रोग्रामिंग कुछ करते हैं, उससे जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालते हैं तो वो चलता है, लिनक्स डालते हैं तो वैसे चलता है।
उसी तरह से मस्तिष्क में भी जो बचपन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, अगर गन्ने को ईख कहा तो ईख रहेगा, वो जिंदगी भर ईख रहेगा। अगर उसको शुगर केन करना है तो वो ईख के थ्रू, ईख के माध्यम से शुगर केन होगा वो। तो हमको ये आज मातृभाषा दिवस के दिन हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जो भाषा हम जन्म के बाद शुरू में सीखते हैं उस भाषा का क्या महत्व है, और वो भाषा जो है वो हर व्यक्ति के, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, वो माँ के द्वारा सिखाई हुई भाषा को सीखता है। और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो जब हम आज की जो बातचीत हुई उसमें कहीं ये भी तो सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि हर माँ एक ही भाषा अपने बच्चों को सिखाए। माँ की भाषा भी में एक समानता कैसे आ सकती है। तमिलनाडु की एक माँ भी वही भाषा सिखाए जो पंजाब की और हिमाचल की भाषा जो माँ सिखा रही है। इसके लिए कहीं प्रयास करना पड़ेगा। और अगर जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे, जिन समस्याओं को हम सेंचुरी से और दशकों से सुलझा नहीं पाए, उन समस्याओं को हमको पुनः परिभाषित करना चाहिए। और जिन साधनों से हमने उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की, उनको छोड़कर अन्य हल निकालने चाहिए। मुझे लगता है कि मातृभाषा दिवस के दिन हमको यहाँ जो सारे विद्वान उपस्थित हुए हैं उनको सामूहिक रूप से ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के लिए एक संवाद की भाषा तय करें, ऐसी सामूहिक संवाद की भाषा तय करें जो पूरा राष्ट्र जो है, आज जो भाषाओं के कारण से हम जुड़ते भी हैं मगर भाषाओं के कारण से हम बंटते भी हैं। तो जो भाषाओं के कारण से जो बंटने का विषय है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और एक संवाद की भाषा हम उसको, क्योंकि जो शब्दावलियाँ प्रयोग करते हैं उनके साथ उसकी इतिहास भी बैठ जाता है। हम राजभाषा कहें, राष्ट्रभाषा कहें, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ इतिहास भी बैठता है और हम लोग उसका कहीं ना कहीं दूसरे अर्थ निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे आवश्यकता है संवाद की भाषा बनाने की। विश्व हिंदी सम्मेलन जब होते हैं तो इसी तरह की बातचीत होती है। और सुषमा जी जब विश्व हिंदी सम्मेलन की आयोजक थी तो उन्होंने इस बात पे बहुत बल दिया था कि हम सबको एक अपने अपने जो हमारे भिन्न भिन्न मत हैं भाषाओं के बारे में, और हमारे पास तो उनका ये कहना था कि हमारे पास तो एक ऐसी भाषा है जो अपने आप नहीं बनी है, एक ऐसी भाषा है जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने बनाया है, वैज्ञानिक रूप से बनाया है, जो ध्वन्यात्मक है, जिसका पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है, उसकी वाक्य रचना की एक टेक्निक है, एक फिक्स टेक्निक है। हमारे जो शब्दावलियाँ हैं, हमारी जो मनुष्य जितनी भी ध्वनियाँ कर सकता है वो सब ध्वनियों को रेखांकित करने का वो है। उसमें तो ये कहानी भी आती है कि देवताओं ने इंद्र को कहा कि जो हम बोलते हैं उसको आकार देना आवश्यक है, तो इंद्र ने फिर उसको वायु का सहारा लेकर के और आकार दिए, जिसको हम लिपि कहते हैं। कहीं ना कहीं हमको उस संस्कृत से लेकर के और फिर से एक संवाद की भाषा बनानी चाहिए जो धीरे धीरे इवॉल्व करके फिर एक संस्कृत या संस्कृत जैसी भाषा तक विकास कर सके। मुझे लगता है कि बौद्धिक वर्ग का ये दायित्व बनता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के ऊपर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, कदम ताल ना करें या अबाउट टर्न करके उल्टा चलना ना प्रारंभ कर दें। कहीं ना कहीं एक कदम दो कदम आगे बढ़ें। तो आज हम हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद में एक प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ किया है। 500 शब्दों को चिन्हित किया है, जो 500 शब्द हमारे आमतौर से संवाद के लिए बहुत
प्रयोग होते हैं, उन्हीं 500 शब्दों को हम प्रयोग करके करते हैं। उन 500 शब्दों को 22 भाषाओं में क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं उनके ऊपर चर्चा करके फिर निर्णय करना कि हम 22 भाषाओं में इसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा जब हम कर लेंगे और 500 शब्दों की एक शब्दावली बना करके, और जो संस्कृत का व्याकरण वाक्य रचना का है, सिंटैक्स का है, उसका प्रयोग करके हम कुछ वर्षों में एक भाषा, कम से कम हम बौद्धिक वर्ग की भाषा तो बना लें। ऐसा एक प्रस्ताव हम हायर एजुकेशन काउंसिल में कर रहे हैं, थोड़ा काम प्रारंभ हुआ है। आप सब लोग जो भी इसमें सहयोग देना चाहें वो अमरेंद्र जी से और अग्निहोत्री से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बेदी जी ने जिस प्रकार से विषय रखा और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो राष्ट्रीय स्तर पर और फिर उसको अपने क्षेत्रीय स्तर पर ला करके उसका महत्व देखा, वो बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्वक था। उनका विश्लेषण भी हमेशा अनूठा ही होता है। मुझे कई बार आपको सुनने का मौका मिला है। हर बार एक नई पहचान और नई प्रेरणा आप विषय को देते हैं। आपका हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी भी आपके साथ आई, आपका भी बहुत स्वागत भी और आपका बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। हमारे बीच 2 पुस्तक उपलब्ध है। यह पुस्तक आज के इस संगोष्ठी के विषय से समीचीन है, विषय के आसपास का है। भाषाओं का भारतीयकरण या मातृभाषा का वैश्वीकरण के आसपास हम जो बात कर रहे हैं, इसमें 2 पुस्तकें हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। एक पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि है, जो जीवन के बारे में भारतीय जो सोच, परंपरा, जो संस्कृति हमारी है, उस पर हमें चिंतन प्रदान करती है। और दूसरा संवाद का स्वराज, जिसकी तरफ माननीय अध्यक्ष जी ने अभी हमें इशारों में बताया कि बातचीत की जो हमारी शैली है, विमर्श की जो शैली है, उसका जो स्वराज हमारा होना चाहिए, जो हमारी अपनी धाती होनी चाहिए, उसको हम समृद्ध कर सके, संचित कर सके, संवर्धित कर सके। तो इन विषयों से संबंधित 2 पुस्तक हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ये 2 पुस्तकें हमारे मुख्य अतिथि जी को आप भेंट करें। इन दोनों पुस्तकों के लेखक माननीय अध्यक्ष जी हैं। अब इस संगोष्ठी की समाप्ति की बेला है। इस समाप्ति की बेला में औपचारिक कहें या एक नियम कहें या अपनों का संबंध कहें, इससे हम सभी को जोड़ते हुए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माननीय सलाहकार श्री के अग्निहोत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन और यहाँ उपस्थित ऑफलाइन मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करें। माननीय सलाहकार जी। परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर हरमिंदर सिंह जी बेदी, कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय धर्मशाला, आपका हम परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि आपने परिषद के अनुरोध पर और इस संगोष्ठी में अध्यक्षता करने और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ने के लिए आपने हमारा निमंत्रण सहज स्वीकार किया। हम इसलिए भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज हम मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, उसके ड्राफ्टिंग के कोर ग्रुप के आप सदस्य रहे और उसके कारण
और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 22-20 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने मातृभाषा को बढ़ावा देने के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। और अध्याय 4 में हमारे डॉक्टर ऋषि जी बैठे हुए हैं, स्कूली शिक्षा में भी मातृभाषा को बढ़ावा के बारे में काफ़ी कुछ किया और उसके बारे में परिषद भी और स्कूल शिक्षा भी इसके बारे में हमने कार्य भी आरंभ कर दिया। और आपने तक्षशिला के बारे में, आपने लाहौर विश्वविद्यालय के बारे में, आपने पालिनी भाषा के बारे में, आप तो महापुंज हैं ज्ञान का। आपने हमें अनादि से अनंत तक की यात्रा करवा दी इन चीज़ों में। आपने खास करके गुरु ग्रंथ साहब जी का जिक्र किया और उसमें संतों की वाणी जो कि अलग अलग कालखंड में उत्पन्न हुए और उनकी भाषा का उसमें समावेश किया गया। उससे भारत की भौगोलिक दृष्टि के ऊपर भी एक नज़र डाली जाए तो वो भारत कितना विस्तृत राष्ट्र हुआ करता था जो कि अब सीमित रह गया। और अब ये जो आपने पहचान बताई है इसके ऊपर कार्य करेंगे और कार्य होगा और हमें आपका मार्गदर्शन इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। भारतीय भाषाओं के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में हम आपके भाषण से, आपके वक्तव्य से, आपके इस ज्ञान के महापुंज से बहुत ही प्रभावित हुए हैं और आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो ऑनलाइन हमारे राज्य के राजकीय राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति और उनके रजिस्ट्रार और उनके डीन एकेडमिक्स और इसी तरह प्राइवेट जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके इसी तरह के वर्ग के अधिकारी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। और हमारे यहाँ उपस्थित सभी तीनों चारों निदेशालय के अधिकारीगण और उसके अलावा और शिक्षाविद जो भी यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने ये सुना और उसके लिए जो अवश्य लाभान्वित हुए हैं और इसलिए इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अंत में मैं अपने अध्यक्ष महोदय जी का अपनी तरफ से जरूर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतने महापुंज जो कि ज्ञान के महापुंज है उनसे मिलाने का अवसर प्रदान किया। और उन्होंने उनसे, उनकी पुरानी मित्रता थी तो उन्होंने उनसे कहा और उन्होंने अमृतसर से आज चलकर हमारे साथ उपस्थित हुए। उसके लिए इनका भी बहुत बहुत आभार और अमरिंदर जी का भी बहुत आभार क्योंकि इन्होंने भी अनथक परिश्रम किया काफ़ी। इसमें उनको एक आपको पता है छोटा सी भी संगोष्ठी करने ये ब्याह शादी के बराबर हो जाती है तो उसके हिसाब से इन्होंने दिन रात मेहनत की है तो इनका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। कार्यक्रम हम राष्ट्रगान के साथ समाप्त करेंगे। उसके पहले एक सूचना है, राष्ट्रगान के बाद इस हॉल के बाहर जलपान की व्यवस्था है, हम सभी वहाँ एकत्रित होंगे। सभी जलपान पर साधारण आमंत्रित हैं। ये